हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। जैसे हमारी इससे पहले की जो वीडियोस अपलोड हुई है, आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक या कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम उसको कवर कर रहे हैं। एंड किस तरीके से हम उसको रीसेंट ट्रेंड से अपडेट भी कर रहे हैं, यानी कि जो भी फैक्ट्स है या जो भी फिगर्स है हम उसको अपडेट कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट रहे। राइट। बट एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा से सवाल आता है दैट व्हाई वी शुड रीड एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी का ये इम्पोर्टेंस है क्यों। तो इसको हम एक फिगर से समझते हैं। राइट। जैसे हमने एक ट्री के बारे में पढ़ा हुआ है दैट एक पर्टिकुलर ट्री है, ये उसका स्टेम है। अब ये पर्टिकुलर ट्री के स्टेम की कुछ रूट्स होती है। ओके। एंड देन ये ट्री का पूरा सेगमेंट आता है, दिस इज कंपोज ऑफ होल ट्री। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि हर ट्री की एक ब्रांचेस होती है। राइट, एवरी ट्री हैज सर्टेन ब्रांचेस। एंड जो ब्रांचेस होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। एंड हर ब्रांच के ऊपर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई फ्रूट यानी कि कोई ना कोई फल लगा रहता है। ओके। सो कंसिडर दिस ट्री एज एन एजुकेशन टू सक्सेस, यानी कि फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का पॉइंट क्या होता है कि वो ट्री पे जाता है, वो हार्डवर्क करता है ट्री पे चढ़ने की, एंड वो हार्डवर्क का उसको रिजल्ट मिलता है, दैट मीन्स उसको वो फ्रूट मिल जाता है। राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम कह सकते हैं दैट दिस ट्री इज एन एजुकेशन टू सक्सेस, यानी कि एक ट्री का एजुकेशन होता है जिसमें हम जब से स्कूल टाइम से हम पढ़ाई करते रहते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन ऊपर जाता है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा हमारे लाइफ में जहाँ पे हमें वो फ्रूट मिल जाएगा, दैट मीन्स वॉट एवर वी आर एस्पायरिंग वो हम बन जाएंगे, बी इट आईएएस ऑफिसर। ठीक है। या फिर आपको आईपीएस बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को पायलट बनना है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है कि ये ब्रांचेस पे एंड में है ये फ्रूट, तो ये यहां से स्टार्ट होता है। बट द पॉइंट ओवर हियर इज कि ये सारे कोई भी एजुकेशन होता है, वो एजुकेशन का जो बेस होता है, दैट मीन्स कि जो एजुकेशन की जो रूट्स होती है वो एनसीईआरटी होती है। दैट मीन्स कि फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आप जब भी कोई एजुकेशन स्टार्ट करते तो उसमें आपको रूट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, दैट मीन्स एनसीईआरटी। हैंस कोई भी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस ले लेते हैं हम, यूपीएससी की ले लेते हैं या बाकी कोई कमीशन की ले लेते हैं, तो वो सब किस पे मेजर एम्फोसाइज करते हैं, दैट इज दी एनसीईआरटी को वो बेस मानते हैं। वाई? बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज दी रूट। अब इसको हम एक फिगर से समझते हैं, लाइक दिस पर्टिकुलर फिगर जो है कि ये पूरा एनसीईआरटी है। राइट। अब यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो आपको सारे फ्रूट्स मिलेंगे, और ये फ्रूट्स में आप आईएएस बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, एडवोकेट बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, अकाउंटेंट बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, पायलट बन रहे हो, एक्सेट्रा। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि वाई इज इट इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटीज आर द रूट्स, और ये रूट्स से ही आप अपने फ्रूट्स के पास पहुंच पाओगे। राइट। जितनी स्ट्रांग आपकी रूट्स होगी उतना स्ट्रांग आपका फ्रूट आपको मिलेगा, जितनी वीक आपकी रूट्स रहेगी उतना वीक आपका फ्रूट रहेगा। राइट। तो यही पॉइंट रहता है द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी इन यूपीएससी। ओके। अब हम इसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, दैट यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जो एनसीईआरटी रहता है वो हमें एक फाउंडेशन बिल्डिंग करवाता है। फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे, कि ये आपको एक ग्राउंड वर्क बनाएगा टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स, कि कोई भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर आपको एक कोर कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेगा। इसके सबसे इंपॉर्टेंस क्या होता है कि इसका जो करिकुलम होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में करिकुलम बनाया गया है एनसीईआरटी का। दैट मीन्स कि आपको बेसिक से एडवांस पे लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं, तो जो कॉन्सेप्ट 6 to 10th में है वही कॉन्सेप्ट 11th और 12th में। पर डिफरेंस ये हो जाता है कि जो 9th स्टैंडर्ड के लेवल में एक स्टूडेंट मानसून पढ़ता है, इंडियन मानसून, वो 11th स्टैंडर्ड के लेवल से अलग रहेगा। यानी कि 9th स्टैंडर्ड में उसको बेसिक मानसून के बारे में बताया जाएगा, और 11th स्टैंडर्ड में उसको और ज़्यादा इन डेप्थ बताया जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे वो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। दैट इज़ द मेन पॉइंट। अनदर पॉइंट क्या है
कि यहाँ पे क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कि एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगता है मेरे को, सबसे फैसिनेटिंग या फिर कह सकते द इम्प्रेसिव थिंग जो मेरे को लगती है, कि एनसीईआरटी ने हमेशा से हर एक सब्जेक्ट की क्रोनोलॉजी को मेंटेन करके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लास 11 की हिस्ट्री की बुक देखते हैं तो उसके अंदर उसने इंट्रोड्यूस किया है द एंशिएंट सिविलाइजेशंस। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस आ जाती है, ताकि इंडस वैली हो गया, एंशिएंट मेसोपोटामिया हो गया, मेसोपोटामिया इजिप्ट हो गया, एंशिएंट ग्रीक हो गया। तो इस तरीके से पॉइंट क्या है कि ये सभी की एंशिएंट सिविलाइजेशन की एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करके रखता है। दैट मीन्स कि ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, जिसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स आप बेसिक से एडवांस की तरफ जाओगे। एंड सेकंड थिंग क्या है कि उसकी क्रोनोलॉजी वो बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज द फाउंडेशन बिल्डिंग। तो जब आपका क्रोनोलॉजी मेंटेन रहेगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, दैट मीन्स आप बेसिक से एडवांस पे जाओगे, तो आपका फाउंडेशन जो रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। सो दैट मीन्स दिस विल हेल्प यू टू गेन नॉलेज। यहाँ से आपका नॉलेज गेनिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड वंस आपका नॉलेज अच्छा गेन रहेगा तो श्योरली फ्यूचर में आप वो नॉलेज को बहुत अच्छे से अप्लाई भी कर पाएंगे। ओके, द नेक्स्ट इज कि जो इसके अंदर लैंग्वेज है दैट इज क्लियर एंड कंसाइज काइंड ऑफ लैंग्वेज। कि यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज करते हैं एनसीईआरटी में वो एक स्कूल लेवल के स्टूडेंट के लिए यूज की जाती है। दैट मीन्स कि एक 6 स्टैंडर्ड के लेवल के लिए हो गया, 7th के लिए हो गया, 8th के लिए हो गया, 9th 10th 11th 12th। दैट मीन्स कि एक स्कूल लेवल का बच्चा जब वो रीड करे तो उसको एक बार रीडिंग में, सिंगल रीड में समझ आ जाए। हैंस ये जो कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किए हुए हैं, बीट ज्योग्राफी का इंडियन मॉनसून ले लो, पॉलिटी का फंडामेंटल राइट ले लो, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ले लो, राइट, एनवायरनमेंट में कोई इंसेक्ट्स का ले लो, राइट, द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल नीश देख लो। सो दैट मीन्स दिस ऑल आर अंडरस्टैंडेबल और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इन अ वेरी क्लियर एंड अ कंसाइज काइंड ऑफ लैंग्वेज। इसका एक एग्जाम्पल आ जाता है दैट क्लास 12 की एक पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक है जो एक्सप्लेन कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो काफी ज्यादा इजियर हो जाता है फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स लीगल टर्म्स एंड दी कॉन्सेप्ट्स हो गया, राइट। सो हेंस उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं दैट इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज करी दोज आर वेरी क्लियर एंड दे आर वेरी कंसाइंस, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो आ जाता है दैट इज कि जो इसके अंदर कवरेज है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया गया है, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है कि एनसीईआरटी को अगर हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से तो वहाँ से मेरा ज्योग्राफी हो रहा है, मेरा हिस्ट्री हो रहा है, मेरा इकोनॉमी हो रहा है, मेरा पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, राइट। तो एक्सेट्रा कहने का मतलब क्या है कि जो एनसीईआरटी होता है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स के बीच में एक इंटरलिंकिंग भी रखता है एनसीईआरटी। जैसे ज्योग्राफी में क्लियरली मेंशन किया गया है दैट हाउ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू सोशल साइंस, how geography is related to economics, how geography is related to polity, right, how geography is related to इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर हम कह सकते हैं जियो पॉलिटिक्स। सो दैट मीन्स कि ज्योग्राफी के ये डिफरेंट डायमेंशन जितने भी डिसिप्लिन है उन सब के साथ उसको एक्सप्लेन किया गया है। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से क्या करता है कि ये कंप्रहेंसिव कवरेज देता है। जिसका एक एग्जाम्पल है कि क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की बुक में ये डिस्कस किया था द वेरियस आस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशंस के वेरियस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई एंड रिसेंट अमेंडमेंट्स हो गए। सो दैट मीन्स कि आप एक जगह पे आपको हर एक चीज का बेसिक सिनेरियो समझ आ जाएगा। दैट मीन्स दे हैव कवर्ड इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिवली। दैट मीन्स ये सिस्टमेटिकली ये चीजों को कवर करता है। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंस। अब फोर्थ इंपॉर्टेंस अगर हम समझते हैं दैट की एसेंशियल रिसोर्स है ये फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये क्लैरिटी देता है, राइट, ये कॉम्प्रहेंसिवनेस रहता है, ये कंसिस्टेंसी रहता है और इसका रिलेवेंस भी है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, कि यूपीएससी ने इसको काफ़ी अच्छे से रिकग्नाइज भी किया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्व है फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, सो मेकिंग दम इनवैल्यूएबल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, की यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए एक इनवैल्यूएबल रहता है। ओके, इसी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम में डायरेक्टली एनसीईआरटी से सवाल आए थे। जैसे 2020 में प्रीलिम में सवाल आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इसका सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एंड उसके अंदर चैप्टर है दैट इज डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। सो उसमें से डायरेक्टली ये स्टेटमेंट आ चुका है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं
दैट ये 2021 में आया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टेड। ये है एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, दैट इज बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जिसके अंदर चैप्टर है दैट इज एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय स्पीशीज। फिर 2019 में एक सवाल आया था, द टर्म धर्म is associated with which of the following? Now this is again NCERT class 11 history, the themes in Indian history 1, जिसके अंदर चैप्टर है that are covering ancient Indian philosophies, religions and social structure. So ये तो एग्जाम्पल हो गए 3 preliminary questions के, but ये this is not limit to preliminary examinations only. NCERTs are going beyond preliminary examination. That means ये मेंस में भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप ये एक और एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो 2019 में यूपीएससी ने पूछा था, that discuss the role of the constitution in socio-economic transformation in India. Now again इसका source है class 11 political science, that is Indian constitution at work, जिसके अंदर चैप्टर है जो डिस्कस कर रहा है the fundamental rights, direct principles of state policy and their impact on socio-economic transformation. Whereas जो second question है that what are the major environmental challenges faced by India, ये 2020 में पूछा गया है। Now ये डायरेक्टली कहां से उठाया है? एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, और इसके चैप्टर्स आ जाएंगे डेट कवर टॉपिक्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में ये सवाल आता है कि इसके अंदर हम आप लोग की हेल्प कैसे करने वाले हैं। जैसे हमने कहा कि ये क्वेश्चन देखते हैं दैट व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया। अब एनसीईआरटी में पॉइंट ये है कि 2018-19 के बाद इतना खास अपडेशन हुआ नहीं है और अभी चल रहा 2024। तो जब आप हमारी वीडियोस को एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते रिलेट करोगे तो वहां पे आप ये समझोगे कि हमने हर एक एस्पेक्ट में करंट इवेंट्स ऐड ऑन किए। दैट मीन्स कि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस है 2020 के बाद भी कई सारे चैलेंजेस आए होंगे, 2024 में नए टाइप के चैलेंजेस आ चुके होंगे, जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सॉलिड वेस्ट को हम मिसमैनेज कर रहे हैं, वो हमसे मैनेज नहीं हो रहा। सो दैट मीन्स दीज आर आल्सो कंसिडर्ड एज पॉल्यूशन। ओके, तो ये सबको मद्देनजर रखे हुए हमने हमारा पूरा लेक्चर को डिजाइन किया। खैर अगर हम वापस इस वीडियोस पे आते हैं तो इसका मेजर एस्पेक्ट क्या है, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। हमने देख लिया कि किस तरीके से प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे एनसीईआरटीज में से, सेम वो मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ओके, सो नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट द एसेंशियल एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी की। यूपीएससी की एसेंशियल एनसीईआरटी बुक्स क्या है? दीज आर जस्ट द इमेजेस, कि ये इमेजेस है। अगर हम इनको 1 बाय 1 करते हैं, दैट मीन्स अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में अवर पास्ट 1 2 3, देन क्लास 11 में थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लास 12 में थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 2 3। अगर ज्योग्राफी का देखते तो क्लास 6 अवर एनवायरमेंट, क्लास 7 our planet the earth, class 8 resources and development, class 11 physical geography, इसके अंदर 2 पार्ट है, then class 12 human geography, इसके भी 2 पार्ट आ गए हैं। ओके, देन अगर पॉलिटी का देखते हैं तो पॉलिटी में क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 12 पॉलिटिकल थियरी। सोशियोलॉजी में देखते हैं क्लास 11 सोशियोलॉजिकल थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, क्लास 12 सोशियोलॉजी द इंडियन सोसाइटी। देन इकोनॉमिक्स में देखते हैं तो क्लास 9 से ये स्टार्ट हो जाता है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्लास 10 पे फोकस करेंगे, दैट इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2। देन क्लास 11 आ गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12 आ गया इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ओके, फिर आ जाता है साइंस में, तो साइंस में ये सारे क्लासेस है, क्लास 6 टू लेके 12 तक का है, राइट। ये हमें साइंस को हमें कनेक्ट करना होता है बायोलॉजी से भी, तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में भी इसका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रहता है। ओके, सो दीज वर द एसेंशियल एनसीईआरटी बुक लिस्ट जो हमें ध्यान में रखनी है वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट फ्रॉम टुडेज वीडियो, जहाँ पे हमने मेजर चीज़ यही समझी कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसके अलावा हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, दैट इज़ ट्री ऑफ सक्सेस, दैट एजुकेशन एज ए सक्सेस की एक ट्री ऑफ सक्सेस हमने देखा था। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा आपकी रूट स्ट्रांग रहेगी उतना स्ट्रांग फ्रूट आपको मिलेगा।
दैट मीन्स कि आप एनसीईआरटीज को जितना बेटर तरीके से समझोगे, जितना नॉलेज आप गेन करोगे, राइट, तो ये गेनिंग नॉलेज इज अ सेल्फ क्लेमिंग वर्क, यानी कि ये आपको खुद से करना होता है। वेरएज अगर हमारा जो पार्ट देखते हैं उसके अंदर, तो ये होता है कि आपने जो भी नॉलेज गेन किया है, आपको हेल्प करना है कि ये गेन नॉलेज को आपको अप्लाई कैसे करना है, ताकि आपका एग्जाम्स में नंबर बढ़ सके, राइट। सो ऑलवेज रीड विद एन आस्पेक्ट दैट आपको एग्जाम्स में नंबर बढ़ाने हैं। तो जितने ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी रैंक बढ़ती जाएगी और उतना ज़्यादा आपको आगे जाके पोस्ट अच्छी मिलेगी, राइट। सो खैर, this was it from today's video. In the coming video, we'll be covering more such kind of topics with related to the NCERT. Till then, stay safe and study well. Thank you.